हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सेल से रिलेटेड पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सेल से रिलेटेड लिए हैं। आई थिंक 50+ MCQs यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको फुल वीडियो सेल के बारे में देखना है वन शॉट, यानी कि सेल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आप इसमें जो मेरा चैनल है वहाँ की प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको NCERT बायोलॉजी करके सेल का वन शॉट वीडियो मिलेगा, वहाँ आप उसको देखें तो आप उसको समझ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइटोलॉजी का मतलब, जहाँ भी वर्ड आ जाता है साइटोलॉजी, वो सेल की स्टडी या सेल की आप कह सकते हो कि हम सेल को किस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहीं पर फॉर्म होता है वो है फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी। आपको याद होगा, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, वो कहे जाते हैं ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो ये होते हैं रॉबर्ट हुक, इनको कहा जाता है। लास्ट में इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह के लिए हैं जिनमें हम बहुत सारे फादर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि जो बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन कौन हैं, किस किस फील्ड में हैं, कॉमन फील्ड्स ली हैं बहुत सारी। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सेल है उससे रिलेटेड डिस्कवरीज क्या होती हैं। डिस्कवरीज का मतलब कब सेल को डिस्कवर किया गया था, या सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको कैसे कैसे डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहली सेल डिस्कवर की थी। और उन्होंने वो सेल डिस्कवर की थी कॉर्क सेल का अध्ययन करते हुए। कॉर्क क्या होता है एक्चुअल में? पेड़ की छाल होती है। पेड़ की जो छाल होती है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। और डेड सेल्स के अंदर खोज की गई थी सबसे पहले सेल की। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट सेल तो डिस्कवर की, लेकिन वो कैसी थी? डेड सेल थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या देखे? रूम्स देखे। ऐसे छोटे छोटे, जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हो ना, इस तरह के रूम्स खाली उनको दिखाई दिए, क्योंकि वो डेड सेल्स थी और उनको उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट लिविंग सेल कब डिस्कवर की गई थी, यानी कि ये मृत कोशिकाओं में देखा गया कॉर्क सेल में 1665 में। फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की गई 1674 में एंटोन वॉन लीवनहोक के थ्रू। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की खोज की। पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने लिविंग सेल को खोजा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में उन्होंने खोजा और किसने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की। दो दो यहाँ पर पार्ट हैं, दोनों में डिफरेंस देखिए। फर्स्ट सेल जो कि खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, लेकिन वो डेड सेल थी। कैसी थी वो? डेड सेल थी। पेड़ की छाल में उसको डिस्कवर किया गया था। कॉर्क आपने देखा होगा, जो बॉटल के ढक्कन बनाए जाते हैं, लकड़ी के जैसे दिखते हैं देखने में, वो उनको कॉर्क कहा जाता है। और वो बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं आयुर्वेदिक, उनके अंदर जो बॉटल्स होती हैं उनमें वो लगे होते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के चलने लगे, तो पुराने ज़माने में इनको कॉर्क से बनाया जाता था। तो वो कॉर्क कहा जाता है, पेड़ की छाल से बनने वाला एक सब्सटेंस होता है। और डेड होती हैं वो सेल्स, इसलिए रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल की खोज की, एंटोन वॉन लीवनहोक ने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की पॉन्ड वाटर में। उसके बाद आता है नेक्स्ट के न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो न्यूक्लियस सेल के अंदर का जो पार्ट होता है, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सन भी आप इसका याद रखिएगा, यानी आपको ईयर याद रखना है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। परकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की। श्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी 1838 में। और वर्चोव ने 1855 में एक सेंटेंस आपको दिया, एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, यानी कि जो
सेल्स हैं, नई सेल्स, वो किससे फॉर्म होती हैं? पुरानी सेल्स से ही फॉर्म होती हैं। ये वर्चो का एक स्टेटमेंट है और बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। वर्चो ने 1855 में ओमनिस सेलुला ई सेलुली, मतलब नई सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो पुरानी सेल्स के डिवीजन से ही होता है, यानी नई सेल्स किससे बनती हैं? पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। आगे भी हम क्वेश्चंस लेंगे जिनमें हम सेल के जो पार्ट्स हैं उनको किस किस ने डिस्कवर किया उनके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट लिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे जो डिस्कवरीज हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब बात तो करी हमने कि सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कह रहे हैं और जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो किस किस ने डिस्कवर की थी, लेकिन ये सेल होता क्या है? बात हम करें कि सेल क्या होता है, तो देखिए जब हम घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? आपके पास ब्रिक्स, ईंटें होती हैं जिनको हम सीमेंट या जो भी आपका फिक्सिंग मटेरियल है उसके साथ आप उसको जोड़ के एक घर बनाते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट अगर किसी बिल्डिंग की हम माने तो एक ब्रिक मान सकते हैं। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैटर जो होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी मैटर क्या है? एवरीथिंग जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जिसके पास मास होता है, जो वॉल्यूम जिसका होता है, जो जगह घेरता है, वो सब क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट हमने पढ़ी है केमिस्ट्री में, वो होती है एटम। अब हम बात करें अगर लिविंग थिंग्स की, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, या फिर वो बैक्टीरिया हों, उन सब का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है? वो कहलाती है सेल। सेल जो होती हैं वो आपस में मिलके, या ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो टिश्यूज बनाते हैं। और टिश्यूज जो होते हैं वो, अगर हम बात करें, टिश्यूज का जो एक ग्रुप है वो क्या बना लेता है? ऑर्गन बना लेते हैं। और ऑर्गन अगर बहुत सारे मिलके एक साथ काम करते हैं साइमल्टेनियसली किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। या हम कहें कि हमारी बॉडी जो है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, वो एक फैक्ट्री की तरह काम करती है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर उस बॉडी को रन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं, इन सब सिस्टम्स का एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। और वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं और ऑर्गन्स के अलावा टिश्यूज भी होते हैं, टिश्यूज के अलावा सेल्स भी होते हैं। तो ये पूरा जो एक सिस्टम बन रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेल से स्टार्ट हो रहा है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। और सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ईंटों से घर बना है और ईंटों को हम क्या कहते हैं? उस बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट ब्लॉक कहते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक कौन हो गया? किसी भी बिल्डिंग को बनाने वाला ब्रिक। इसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला हो गया सेल। तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि सेल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे फंक्शंस करता है, उसके साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही, उसके साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि सारे जो फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनको सेल ही परफॉर्म करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल से टिश्यूज फॉर्म होते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन फॉर्म होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं जो सेल से ही डेवलप हुए हैं या सेल का ही एक ग्रुप है, उन सब के लिए हम कह सकते हैं कि सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द फंक्शनल, या जो फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के अंदर उसको करने का काम कौन कर रहा है? सेल कर रही है। आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर को कौन बना रहा है? सेल बना रहा है। इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर सेल पूछा जाता है कि क्या है, आपको कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट
हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए सेल को अगर हम टिपिकल सेल को हम डिवाइड करें तो उसके 3 पार्ट हम मानते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बहुत शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बात करें, सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है कवरिंग, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड होता है जो कि फ्लूइड पार्ट होता है इसका, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। एंड सबसे अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज को गवर्न करता है, वो न्यूक्लियस कहलाता है। ये 3 मेन पार्ट हैं। इसके अलावा हम इसको और भी डिफरेंट पार्ट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सबको स्टडी करेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज यानी छोटे छोटे सेल के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। वो सारे जो पार्ट हैं वो आपने नाम सुने होंगे। हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर सकते हैं, हम लाइसोसोम्स की बात कर सकते हैं, हम प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स की बात कर सकते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम गोल्जी बॉडीज की बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, यानी कि सेल के पार्ट होते हैं बेसिक, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन से जुड़े बने ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। उन सब के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि सेल जो होती है उसका साइज क्या होता है, तो देखिए सेल का जो साइज है वो बहुत वेरी करता है, यानी कि बहुत छोटे से लेके काफी बड़े तक होते हैं। उनका डिफरेंट डिफरेंट साइज है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लिए हैं, आप इनको याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं तो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा जो होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं, उसका जो साइज होता है वो सबसे छोटी, ये स्मॉलेस्ट सेल कही जाती है, 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करें, सबसे बड़ी सेल, लॉन्गेस्ट नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिच एग, जो कि इंडिविजुअली 130 मिलीमीटर से 180 मिलीमीटर तक बड़ा हो सकता है। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 3 to 5 माइक्रो मीटर तक हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम ह्यूमन आरबीसीज की बात करते हैं तो 7 म्यूएम उसका साइज होता है। इसमें अगर हम एक और वर्ड जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, और वो जो नर्व सेल होती है उसकी लंबाई, नर्व सेल आपका नर्वस सिस्टम बनाती है, नर्व सेल की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमंस, उनकी बात कर रहे हैं हम, नर्व सेल होती है जो कि 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। अगर ह्यूमंस में ही स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो वो स्पर्म सेल होती है। अगर हम यहीं पर लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये सारी ह्यूमन बींग्स में लार्जेस्ट सेल जो होती है वो होती है फीमेल एग। कौन सी होती है, फीमेल एग। तो ये आपको याद रखना है कि ये सेल की साइज हो सकती है। अब सेल की शेप की अगर हम बात करें तो सेल की जो शेप होती है वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की होती है। शेप ऑफ द सेल्स, साइज के साथ साथ सेल का जो शेप होता है वो भी डिफर करता है। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं इरेगुलर शेप की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो स्फेरिकल होती हैं। इसके अलावा चीक सेल्स की बात करते हैं तो देखिए इस तरह की आपको दिखाई देंगी। स्पर्म सेल की बात करें तो ऐसा, और नर्व सेल की बात करें तो आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है। मसल सेल्स की बात करें तो ये क्या कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। अमीबा की अगर हम बात करते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो इरेगुलर शेप का होता है। पैरामीशियम की बात करें तो उसकी शू शेप्ड शेप होती है। तो इस तरह से सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अब यहाँ पर और तो बात आती है जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, कुछ कॉमन भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दोनों में ही ये कॉमन है इनके अंदर। मेम्ब्रेन यानी कि सेल जो होती है उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है या जो झिल्ली होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों के ही अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों के ही अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, दोनों के ही अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन प्लांट और एनिमल सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल के पास ये चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्या? इसकी जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होंगे। क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो स्पेशली क्लोरोफिल से आता है, तो क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ में आपको यहाँ एक बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम कह रहे हैं वैक्यूल। क्या कह रहे हैं हम इसको? वैक्यूल कह रहे हैं। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर होती हैं ये डिफ्रेंशिएट करती हैं एनिमल सेल को प्लांट सेल के साथ, या प्लांट सेल जो होता है उनके अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें, क्वेश्चंस हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कही जाती है या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, तो राइट आंसर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट? सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो यहाँ पर हम अभी देख चुके हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा था किसके अंदर? कॉर्क सेल के अंदर। इन्होंने कॉर्क सेल के अंदर कोशिका की खोज की थी, जो कि डेड सेल्स थी। आई होप इट इज क्लियर, ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी का मतलब कोशिका सिद्धांत। सेल जब खोज ली गई और सेल के बारे में जब बहुत आगे डिस्कवरीज हुई या उनके बारे में जब स्टडी की गई, तो दो साइंटिस्ट थे, श्लाइडेन एंड श्वान, जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि सेल जो होती हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। इसके अलावा सेल जो होती हैं वो हेरिडिटरी यूनिट होती हैं, और साथ में अगर हम कहें तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं उन्हीं से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो श्लाइडेन एंड स्वान्स ने दिए, और उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सब सेल्स से मिलके बने होते हैं, यानी कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये जो थ्योरी दी थी इसको हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं, और श्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हु प्रपोज टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने ये वर्ड दिया? प्रोटोप्लाज्म किसने वर्ड दिया? तो अभी हम देख चुके हैं परकिंजे, उनका आंसर है परकिंजे। अब बात करें हम कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। हमने देखा कि सेल के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हमने साइटोप्लाज्म की बात की। सेल के जो पार्ट्स हैं वो अभी हमने देखे, तो हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ है भाई? प्रोटोप्लाज्म तो है ही नहीं। तो अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो मिलके बनाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो वर्ड आया प्रोटोप्लाज्म, ये सारे लिविंग सेल्स का, या सारी जितनी भी सेल्स हैं उनका लिविंग मैटर जो है, लिविंग पार्ट, वो कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म होता है। और उसमें आता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस का जो लिक्विड पार्ट है, यानी उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिला के बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इन प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जैसा कि अभी हमने देखा कि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो ये किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और आपने ये पढ़ा होगा कि जो भी हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, नहीं जो एनिमल्स सिर्फ क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं।
उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड उनके अंदर कुछ पार्ट होते हैं। तो ये हम कहें तो सेल वॉल, यानी कि प्लांट्स की अंदर ये सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई जो होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं सेल की, उनमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्लांट की, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरह से हम फंगस की बात करें यानी कि फंजाई की, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इनको याद रखिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट किया जाता है अगेन एंड अगेन, प्लीज इसको याद रखिएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस का क्या काम होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है सेल के अंदर से, और सेल में वो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एनर्जी हाउस या पावर हाउस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये वाली जो बाहर आपको दिखाई दे रही है आउटर मेम्ब्रेन, इसके अलावा एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो ये ऐसे तरह से इनफोल्ड होती है। इनफोल्ड का मतलब उसमें अंदर की तरफ कुछ फोल्ड्स हो जाते हैं, और ये जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम क्रिस्टी कहा जाता है इनको, इन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है क्योंकि क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं, और ऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो एटीपी का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, यानी कि एनर्जी जो होती है वो वहाँ पर स्टोर होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका जो इंटर मेम्ब्रेनस यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, साथ में इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके पास अपना राइबोसोम और अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें 70S टाइप के होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि ये 70S और 80S क्या होते हैं। तो इसके पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो होता है वो सर्कुलर और सिंगल होता है। ठीक है, जनरली हम डीएनए के बारे में करते हैं कि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं विच इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि किचन का काम करती है, यानी कि जो खाना बनाने का काम करती है। तो अगर हम और आप इस चीज को कहें कि प्लांट्स के अंदर फूड खुद ही बनाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनको ऑटोनोमस कहा जाता है, यानी कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो फूड खुद बनाते हैं तो वो कौन सा पार्ट है जिसके अंदर फूड बनता है? तो वो पार्ट होता है उनका क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो ग्रीन कलर उनके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस का मतलब मेकिंग ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फूड मेकिंग का एक प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस। और वो जो फूड बन रहा है वो फूड कहाँ पर बन रहा है? लीव्स के अंदर। ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट है। ग्रीन लीव्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। इसलिए किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें आउटर कवरिंग ऑफ सेल, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? फ्रीली परमेबल होती है या सेलेक्टिव परमेबल होती है? इसका मतलब हम आगे समझेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। देखिए मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि सेल की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब क्योंकि ये सबसे आउटर पार्ट होती है किसी भी सेल का, तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये सेल के अंदर और बाहर आने जाने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, जिसको अंदर जाने देना चाहती है, जो जा सकता है उसी को अलाउ करती है, और अगर नहीं अंदर से बाहर आना या बाहर से अंदर जाना, जो भी मटेरियल है
उनका अंदर और बाहर एग्जिट एंड एंट्रेंस उसको ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जिट एंड एंट्रेंस दोनों को ही ये कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आ रहा है, कौन सा सब्सटेंस बाहर जा रहा है, किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए इसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्ट कर रही है, सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को ही अंदर जाने दे रहे हैं। गार्ड का क्या काम होता है? गार्ड का काम होता है कि जिनको परमिशन मिली है सिर्फ उन्हीं को अंदर आने जाने देना है, तो इसी तरह का काम ही करती है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। परमिएबल का मतलब पास ऑन करना, सेलेक्टिवली का तो मतलब समझ में आ ही रहा है कि सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स या सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर और बाहर आने जाने दे सकती है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम टर्म पढ़ेंगे, फ्रीली परमिएबल क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है और परमिएबल क्या होता है। नेक्स्ट यही हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी डिपेंड कैसे करती है। परमिएबल का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस अंदर बाहर मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू कवरिंग है उसके अंदर और बाहर जो सब्सटेंस मूव कर रहे हैं वो परमिएबल कहलाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकते हैं, सारे सब्सटेंस अंदर और बाहर नहीं जा सकते हैं, सेलेक्ट करती है वो, इसलिए कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस अंदर से बाहर नहीं आ सकता और बाहर से अंदर नहीं जा सकता, ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सेल वॉल होती है हमारी वो परमिएबल होती है ऑल सब्सटेंसेस के लिए, वो अपने अंदर से बाहर सब्सटेंसेस को आने जाने दे सकती है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब कि वो सेलेक्ट करती है सब्सटेंसेस को कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा, कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाएगा। यहीं पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है? तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। ये हम पढ़ चुके हैं। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है उनके अंदर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और स्ट्रक्चर होती है, रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड होती है, टफ होती है, सेलुलोज की बनी होती है, उसको सेल वॉल कहा जाता है। विच इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यानी प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास हैं, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स कहा जाता है। अब ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए ये राइबोसोम्स फ्रीली प्रेजेंट हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके साथ साथ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर मोती जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो आपको देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर, जिसमें एक स्मॉल यूनिट होती है, एक बिगर यूनिट होती है। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स के टाइप्स की, तो टाइप्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप के होते हैं और एक यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि 80S टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी सब यूनिट्स हैं, आप इनको प्लस मत करिए। ये जो यूनिट्स होती हैं ये यानी स्मॉलर यूनिट जो होती है 70S में वो 30S और जो बिगर यूनिट है वो 50S है, लेकिन टोटल नहीं करना है हमको टाइप देखना है, 70S टाइप इसको कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करते हैं तो 40S उसकी स्मॉलर यूनिट होती है और 60S उसकी बिगर यूनिट होती है, एंड उसको टाइप नाम दिया गया है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर बात करें तो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेल का न्यूक्लियस है, ये आपको दिखाई दे रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाला जो पार्ट है आपको दिस वन, ये पार्ट कहलाता है गोल्जी बॉडी।
और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंसेस। मूवर्स एंड पैकर्स का नाम सुना होगा आपने, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को, पैक करते हैं। तो सेम वही काम होता है एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर सब्सटेंसेस को पैकेट बनाकर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है आपको ये, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे ये एक पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कह रहे हैं गोल्जी बॉडी। ये जो गोल्जी बॉडी होता है इसका काम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उनको कलेक्ट करना और फिर उनको आगे ट्रांसपोर्ट कर देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो मेन फंक्शन क्या हो गया इसका, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो कि कहीं पर सेल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं विच इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है सेल का, तो वो कहलाते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, देखिए ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलाइटिक हैं, यानी कि वो किसी भी चीज को पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इनको कह सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी इनको कह सकते हैं। तो सेल के अंदर जब कोई टूट फूट होती है या सेल के जो भी सब्सटेंसेस जिनको वहां से हटाना है तो ये एक्चुअल में बस्ट आउट हो जाते हैं। इनके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर जाके उसको पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। अब हम कहें कि ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, कलर जो है वो प्लांट्स के अंदर किसकी वजह से आते हैं, तो देखिए ग्रीन कलर की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको रिलेट करते हैं क्लोरोफिल से, ठीक है। तो जो भी कलर है पत्तियों का हरा रंग वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये पिगमेंट है, एक ग्रीन कलर का या हरे रंग का वर्णक है जो कि सेल्स के अंदर या लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि फिर कुछ प्लांट्स में या बहुत सारे प्लांट्स में आप देखते हैं कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट हैं, यानी कि कुछ तो लीव्स भी ऐसी होती हैं जो कलरफुल होती हैं, लेकिन अगर हम कलर्ड पार्ट की बात करें तो हम मोस्टली उनको किन से जानते हैं, फ्लावर्स होते हैं अट्रैक्टिव कलर्स के साथ, या फ्रूट्स होते हैं, या फिर वेजिटेबल्स होती हैं। ये कलर्ड पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के। तो फ्लावर्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओनली ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं यहाँ पर अगर आप ये कलर्स देखें तो ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो अगर हम कहें कि जो भी इनको नाम दिया जाता है प्लास्टिड, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसको थोड़ा सा। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर और ये प्लास्टिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये फर्स्ट जो है हम बात करें क्रोमोप्लास्ट, यानी कि कलर्ड जो पार्ट हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। फिर अगर हम कहें क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब हुआ, ग्रीन कलर, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और उसके अगर हम बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस। मोस्टली रूट्स वाला जो पार्ट होता है जहां पर स्टार्च वगैरह जो होते हैं यानी स्टोरेज का काम करते हैं ये, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। और जैसे अगर आप बात करें रूट्स की जिनके अंदर स्टोर होता है स्टार्च, आप स्वीट पोटैटो की बात कर सकते हैं, या और जो डिफरेंट रूट्स होती हैं जिनके अंदर स्टार्च स्टोर है उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो मेन फंक्शन का क्या हो गया, स्टार्च और फैट्स का स्टोरेज करना। तो स्टोरेज का फंक्शन ये हो गया, इनका फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस। और अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की तो इनका फंक्शन हो गया पॉलिनेशन और अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव बनाते हैं प्लांट्स को जिससे कि पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम द डेंस नेटवर्क ऑफ ब्रांच्ड मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म।
एक मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि ब्रांच है यानी कि शाखित है, झिल्लीदार ट्यूब है, उसके नेटवर्क को क्या कहा जाता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। और इसके हम टाइप्स की बात करने वाले हैं अभी, तो इसका राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप यहाँ देखें अगर सेल के अंदर, ये एक टिपिकल सेल की हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के पास जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। तो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दो तरह की होती है ये, इसमें से एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ से कहाँ तक है? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से लेके, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो गई? न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक हो गई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरह की दिखाई देती है, जिसके ऊपर बहुत सारे बीड जैसे, मोती जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स क्या कहते हैं। तो ये राइबोसोम्स जो कि इनके ऊपर लगे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए ये स्मूथ होती है। ठीक है, अब स्मूथ है तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है लिपिड और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करना, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, साथ में लिपिड एंड स्टोरेज का सिंथेसिस करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स। और प्रोटीन का सिंथेसिस होता कहाँ पर है? क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर हो रहा है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी साइट होती है। आई होप इट इज क्लियर। देन बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब कि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें तो सेल हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है वेल डेवलप्ड सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग वाली सेल्स थी, जब सेल्स ओरिजिन हुई थी, प्रिमिटिव सेल्स उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज की जब हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। विच सेल ऑर्गेनली आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनली हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। ऑप्शन देख लेते हैं तो सेल वॉल, प्लास्टिड, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट, तो हम कहेंगे सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में ही होता है। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है? तो हम बात करेंगे एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका मतलब कोशिकीय श्वसन का जो स्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। विच सेल ऑर्गेनली हैज इट्स ओन डीएनए। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनली हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है खुद का? तो देखिए, डीएनए मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता ही है। अगर आपके पास ऑप्शन में न्यूक्लियस है तो आप न्यूक्लियस लिखेंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियस नहीं दिया हुआ है तो या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा या फिर वो क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो आप लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है उनके पास अपना डीएनए होता है। ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर गवर्न बाय। ऐसा कौन सा
सेल ऑर्गेनली है या सेल का जो पार्ट है वो सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं या जितनी भी रिएक्शंस हैं या उसकी जो एक्टिविटीज है उनको गवर्न करता है। किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं सारी कोशिकीय गतिविधियां? तो वो होती हैं न्यूक्लियस के द्वारा। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस सेल का। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के मिडिल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। इस तरह की एक राउंड स्ट्रक्चर है जो कि सेल के मिडिल में प्रेजेंट होता है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो सेल है दो मेम्ब्रेन से कवर होती है जिनको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इनके बीच बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये छेद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साथ में इसके अंदर एक और डेंस मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसके साथ में इसके अंदर ये थ्रेड जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है क्रोमेटिन, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और साथ में इसके साथ अटैच आपको दिखाई दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मोस्टली जो सारी गतिविधियां होती हैं सेल की उनको गवर्न करने का काम करता है न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया। अब हम बात करें ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल। सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती ही है, लेकिन किसके अंदर नहीं होती? तो यहाँ पर हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा के अंदर, यानी कि अगर हम कहें कि बैक्टीरिया के अंदर क्या सेल वॉल होती है तो होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। तो यहाँ पर हम कहें कि उनके अंदर सेल वॉल होती है तो होती है। माइकोप्लाज्मा इज पीपीएलओ, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक लिपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल वॉल यहाँ पर नहीं है। तो सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट बात करें, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिगर ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर संचलन क्या कहलाता है? यानी कि मूवमेंट क्या कहलाता है? आप देखें, अगर हम किसी एक पानी से भरे हुए गिलास के अंदर कुछ बूंदे इंक की डालते हैं तो धीरे धीरे वो जो इंक होती है वो पूरे गिलास के अंदर मिल जाती है बिना हिलाए हुए। उसको हमें हिलाना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंक ड्रॉप थी वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो गई, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ गई और मूवमेंट हो गया मॉलिक्यूल्स का, इसलिए वो आपस में मिक्सिंग अप हो गई। इसी तरह आपने देखा होगा कि अगर रूम में हम अगरबत्ती इंसेंस करते हैं, यानी अगरबत्ती जलाते हैं अगर हम पूजा करते वक्त, तो वो पूरे घर में उसकी स्मेल आ जाती है। वो किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये केमिस्ट्री का भी एक पार्ट है। ये क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड तो है ही, केमिस्ट्री में इसको आप समझ सकते हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होते हैं। दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मूवमेंट दोनों में ही हो रहा है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है तब हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं, ये अभी हमने देखा। ऑस्मोसिस किसे कहेंगे? जब ये मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो स्वेल अप हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो पानी था वो उन रीजन्स के अंदर एंटर हो गया। उसको हमने किस में रखा है? पानी से भरे हुए गिलास के अंदर या बर्तन के अंदर हमने अगर रेजिन्स को डाला है तो वो फूल जाएंगी, वो स्वेल अप हो जाएंगी। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि जो वाटर था, जो पानी था, वो रेजिन्स के या किशमिश के अंदर चला गया, इसलिए वो फूल गई। तो ये किसके थ्रू? क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन में हम कहें कि जो ऑक्सीजन एंटर हो रही है सेल के अंदर, जैसा मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया कि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो आपको दूर तक सुनाई देती है।
दूर तक आपको आती है, या आप कहें कि स्मेल ऑफ फूड, हॉट फूड, गरम खाने की जो स्मेल होती है वो भी आपको दूर से ही आने लगती है, वो उसका एग्जाम्पल होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, क्योंकि वो जो उसकी पार्टिकल्स हैं या परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ मिलकर दूर दूर तक पहुंच गए, तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना ही, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन वो थ्रू मेम्ब्रेन होता है, और डिफ्यूजन जो होता है वो एक ही मीडियम में होता है, यानी कि जैसा कि इंक डाला और वो पूरी में इजीली स्प्रेड हो गई पूरे वाटर के अंदर, तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया का नेम किसने प्रपोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, कॉलिकर ने किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी, जिनको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, तो उनकी खोज की थी डी डवे ने। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी डिस्कवरीज आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ लीव्स। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स तो हमने देखा वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, लेकिन येलो कलर ऑफ लीव्स किसकी वजह से होता है, वो होता है कैरोटिनॉइड्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं जेंथोफिल प्लस कैरोटीन। उनकी वजह से जो कलर्ड है सब्सटेंसेस हैं या जो डिफरेंट कलर्स हैं प्लांट्स के अंदर वो होते हैं। तो यहाँ पर अगर येलो कलर दिखाई देता है तो ये स्पेशली कैरोटिनॉइड्स यानी कि कैरोटीन की वजह से होता है। यहाँ पर बात करेंगे हम लाइकोपीन की, तो टोमेटो का जो कलर होता है रेड, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जेंथोफिल एंड कैरोटीन, उनको हम कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। क्लोरोफिल नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, अभी हम पढ़ चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हु डिस्कवर्ड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले खोजा था पोर्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज की खोज किसने की थी, इसको आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, गोल्जी नेम से आप याद रखिए, जहां पर गोल्जी आ जाएगा उसने उसकी खोज की थी। तो कैमिलो गोल्जी इनके डिस्कवरर थे। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये एक स्टेटमेंट है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसने दिया था, तो ये दिया था हक्सले ने। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था, तो वो किया था परकिंजे। लेकिन जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, लाइफ का बेसिस है जीव द्रव्य, वो दिया था हग्स ने। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, जैसा हमने देखा कि प्लांट सेल के अंदर बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो स्मॉल होती हैं। उनकी आउटर मोस्ट झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट इज द राइट आंसर। इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको हम सेल सेप कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर क्या फील होता है, तो वो कुछ शुगर प्लस वाटर प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनको सेल सेप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज वैक्यूल्स किसके अंदर पाई जाती हैं। तो प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और ये जो वैक्यूल होती है ये 80 से 90% पार्ट प्लांट की सेल का कवर कर लेती है। ठीक है, 80% से ज़्यादा पार्ट ये कवर करती है किसी भी प्लांट सेल का। तो बड़ी बड़ी राजधानियाँ किस में पाई जाती हैं, प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं, परमानेंट होती हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर जो प्रेजेंट वैक्यूल्स होती हैं वो टेम्परेरी एंड बहुत स्मॉल होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, धागे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हमने शो की है, तो ये जो स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाई दे रही है धागे जैसी, ये क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। और ये क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमोसोम इससे फॉर्म होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन थ्रू ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू विसरण होना किसी भी वाटर के मूवमेंट का, ठीक है, विसरण होता है जल की एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो कहलाता है ऑस्मोसिस। हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की खोज किसने की, क्रोमोसोम की खोज की वाल्डेयर ने।
क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन्स, प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए? डबल हेलिकल मॉडल यानी ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रैंड इस तरह से सीडी जैसी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये डबल स्ट्रैंड कहलाते हैं, इसके 2 स्ट्रैंड हैं। तो ये जो डबल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली कौन सा होता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें सेल के अंदर, तो सेल न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली इन द सेल। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? दोनों के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम बात अगर देखते हैं तो 2 चीजें कॉमन है, एक तो राइबोसोम्स और एक सेल मेम्ब्रेन। दोनों ही स्ट्रक्चर जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स की हम बात करें, ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्रिमिटिव सेल्स जो कि सबसे अर्ली सेल्स थी। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं, जो कि बाद में प्रिमिटिव सेल्स से या प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही डेवलप हुई हैं। तो वेल डेवलप्ड सेल्स जो होती हैं वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो इनमें आइए देखें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इवॉल्व होने वाली सेल्स थी प्रोकैरियोटिक सेल्स से इवॉल्व हुई हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल साइज की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज साइज की होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे सिंपलर या सबसे प्रिमिटिव हैं, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर डेवलपमेंट हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि दोनों में कॉमन क्या होता है, तो डीएनए दोनों में ही प्रेजेंट होता है, सेल्स लाइव होती हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मीजोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? तो मीजोसोम्स की अगर हम बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का इनर पार्ट होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसका जो इनर फोल्डिंग होता है उसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रोकैरियोट सेल्स में पाए जाते हैं। मीजोसोम्स इनर फोल्डिंग, सेल के अंदर एक फोल्डिंग दिखाई देती है मेम्ब्रेन की, इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं मीजोसोम्स, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज किस में एब्सेंट होते हैं। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, साथ में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स या गोल्जी बॉडीज, इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, वो सेल के अंदर नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी ऑफ सेल को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल थे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी तरह से फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवनहॉक को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ये अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी, साइटोलॉजी, और अगर हम बात करें जेनेटिक्स, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपके क्वेश्चंस 2 आप करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द सेल, सेल्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, ये आपको आंसर लिखना है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।